मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को जिस पाठ को अध्ययन अध्यापन कराने आई हूँ वह शीर्षक है रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रवर्तक आचार्य को संस्थापित करें। अर्थात रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व। हम जानते हैं कि हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, इस संबंध में कोई दृष्टिकोण उपस्थित किया गया है। वह दृष्टिकोण कई मान्यताओं को स्थापित करते हैं। अर्थात रीति काव्य के प्रारंभ कहाँ से होता है, यह विवादास्पद विषय है। कई रचनाकार अलग अलग मंतव्य प्रस्तुत किए हैं। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम, जिनका रचना काल 1541 ईस्वी माना जाता है, अर्थात कृपाराम का नाम पहले आता है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास का, जिनका समय 1555 से 1617 ईस्वी है, और आगे अखंड परंपरा चलाने के विचार से चिंतामणि का, जिनका समय रचनाकार 1643 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अर्थात हमारे सामने रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तन का श्रेय या उसके आचार्यत्व का भार किस पे दिया जाए, यह एक संदिग्ध प्रश्न है। क्योंकि एक साथ हम कृपाराम, केशवदास एवं चिंतामणि तीनों को इस स्थान के योग्य मानते हैं। अब हमें यह देखना है कि वास्तव में रीतिकालीन कवि के आचार्यत्व का श्रेय किसे दिया जाए। अर्थात क्या रीतिकाल के आचार्य केशवदास हो सकते हैं, या कृपाराम हो सकते हैं, अथवा चिंतामणि। रीति काव्य धारा अधिक सजग और व्यवस्थित रूप से चलने के कारण यहाँ प्रवर्तन की बात कुछ अधिक स्पष्ट रूप से उठती है। कई काव्य शास्त्रीय पक्षों, प्रबंध और मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण भक्ति से रीति काव्य धारा में रूपांतरण का श्रेय अधिकतर केशवदास को दिया। वे कालक्रम से भक्ति काल में हैं, पर प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल। अब जहाँ तक रीति काल के प्रवर्तक आचार्य का प्रश्न है, तो हम जानते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उनके ग्रंथ काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश संवत 1700 विक्रम के आसपास लिखे गए। इसके साथ ही उन्होंने रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, कवित्व विचार और रामायण आदि भी लिखे। चिंतामणि ने रीति निरूपण को अत्यंत गंभीरता एवं निष्ठा के साथ ग्रहण किया। इनके विवेचन की विशेषता इस बात में निहित है कि लक्षण देने से पूर्व ये सभी आधार ग्रंथों में दिए गए लक्षणों को तोल कर देखते हैं और उनमें जो इन्हें ठीक जचता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो उसमें फेर बदल भी कर लेते हैं। इनका विवेचन स्वच्छ है,
जिसके लिए इन्होंने लक्षणों और उदाहरणों की रचना एक दूसरे के अनुरूप की। विषय को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ब्रजभाषा गद्य की वृत्ति का भी प्रयोग किया। आचार्यत्व की दृष्टि से ही नहीं, कवित्व की दृष्टि से भी इनका स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण। सिद्धांततः रसवादी होने के कारण इनकी कविता में श्रृंगार, वीर, वात्सल्य एवं भक्ति रसों का सम्यक परिपाक देखने को मिलता है। किंतु इस संबंध में यह कहना असंगत न होगा कि इनकी कविता में भावों के आवेग तथा कल्पना की ऊंची उड़ान के स्थान पर सीधी सादी शब्दावली में सच्ची अनुभूति की अभिव्यक्ति है। भाषा शैली की दृष्टि से भी इनका काव्य परिष्कृत कहा जा सकता है। पूर्वी प्रदेश के निवासी होते हुए भी इन्होंने ब्रजभाषा का स्वच्छ प्रयोग किया है। वास्तव में केशव के पश्चात संभवतः ये ही प्रथम कवि हैं जिन्होंने भाषा को नियमानुसार व्यवहित किया है। पदावली में सामान्य रूप से लालित्य और अनुप्रास योजना मिलती है। रसवादी होने के कारण इन्होंने अलंकारों का प्रयोग रसोत्कर्ष के लिए ही किया है। इनकी छंद योजना भी सुंदर कही जा सकती है। कवित्व और सवैया का प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक किया है। इनमें परवर्ती कवियों के समान यद्यपि स्वर और लय की अधिक संगति नहीं है, तथापि पूर्ववर्तियों का सा अनगढ़पन भी नहीं है। इस प्रकार चिंतामणि संपूर्ण रूप से रीतिकार के प्रवर्तक आचार्य का दर्जा पाने के योग्य है, जबकि कविवर केशव दास का नाम भी हिंदी रीति कवियों में बड़ी श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। किंतु इनकी रचना प्रक्रिया को देखते हुए इनकी चर्चा साहित्य के इतिहासकारों ने भक्ति काल के फुटकल कवियों में की है। वस्तुतः मध्यकालीन काव्य में केशव दास की स्थिति बहुत कुछ उनके पांडित्य और तत्जन्य आतंक के कारण है। काव्य रचना के स्तर पर उनका सफल कृतित्व कम है। रीति काव्य की कमियां यहाँ अधिक है, उपलब्धियां कम है। इसका प्रमाण उनकी काव्य भाषा का रूप है, जो व्यवहारिक व्यवस्था और सर्जनात्मक क्षमता दोनों दृष्टियों से अस्त व्यस्त और उखड़ा पुखड़ा है। उन्होंने मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य रूपों में काव्यों की रचना की। उदाहरण के रूप में रस रसिक प्रिया में, अलंकार कवि प्रिया में, छंद और भक्ति रामचंद्रिका छंदमाला में, वीर प्रशस्ति काव्य वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, वैराग्य विज्ञान गीता आदि में लिया जा सकता है। कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, जहाँ छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं वरन उसे नष्ट कर देता है। बहुछंद की जो प्रतिज्ञा केशव दास ने की है वह काव्य के लिए नहीं, कौतुक के लिए है। इन छंदों में काव्य भाषा ऐसे सांचों में ढल गई है जिससे कोई रूपाकार ग्रहण करके वह निकल ही नहीं पाती। मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अब तक विकसित और निखरा हुआ ब्रजभाषा का रूप केशव की रचनाओं में तरह तरह से विकृत हुआ है। कवि केशव ने रामचंद्रिका में छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया है, भाषा की लय उतनी ही उपेक्षित हुई है। जबकि हम देख चुके हैं कि रीति काव्य के विकास में लय के भाषा के साथ विलक्षण संयोग और सहयोग रहा है। छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशव दास को चाहे जितना रहा हो, पर भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं जान पड़ता। केशव दास की बहुचर्चित दुर्बोधता भावों की दुरूहता के कारण नहीं, भाषा की अव्यवस्था के कारण है। शास्त्र को लेकर आचार्यत्व या दम उनमें है, अनुभव के प्रति कवि की विनम्रता नहीं। निष्कर्ष इस प्रकार हम रीतिकाल के आचार्यत्व पर जो विवेचन किए उससे यह सिद्ध होता है कि चिंतामणि एवं केशव दास में से चिंतामणि ही रीतिकाल के प्रवर्तक
आचार्य का पाने का अथवा कहलाने का दर्जा पाने के अधिकारी हैं। अतः कह सकते हैं कि रीति काल के प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना जाए तो बहुत युक्तिसंगत होगा। धन्यवाद।